चमोली में टूटा ग्लेशियर। धौली गंगा नदी में सैलाब। ऋषि गंगा प्रोजेक्ट तबाह। जोशी मठ के पास हाहाकार। नदी में तैरता मलबा। नदी का बढ़ा जलस्तर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। उत्तराखंड के चमोली में कुदरत ने तांडव मचाया है। ऐसा तांडव जिसकी तस्वीरें दिलों में खौफ भर देने वाली हैं। आपदा की यह तस्वीर भयानक है। आपको हम दिखाएंगे अपनी रिपोर्ट, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। उत्तराखंड आपदा को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर यही है कि सुरंग में फंसे सभी 16 लोगों को बाहर निकाला गया है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। जानकारी ये कि एनटीपीसी पावर प्रोजेक्ट के टनल में फंसे 16 लोगों को निकाल लिया गया है। प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री की सबकी नजर है। प्रधानमंत्री ने हाल्दिया वाली रैली में कहा है कि गृह मंत्रालय से लेकर मुख्यमंत्री सबसे वो संपर्क में है। राहत और बचाव का कार्य किया जा रहा है और अपने हौसले से उत्तराखंड इस त्रासदी को हराएगा। आइए लिए चलते हैं आपको मंजीत नेगी, हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मंजीत, हम दिखा रहे हैं तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, कैसे ऑपरेशंस करके लोगों को सुरक्षित निकाल रहे हैं। आईटीबीपी की टीमें लगातार वहां पर काम कर रही हैं। सभी 16 लोगों को सुरंग से निकाल लिया गया है और ये वीडियो जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये आज तक एक्सक्लूसिव वीडियो है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। कैसे वहां पर राहत कार्य करते हुए लाइव एक्शन में आपको देश के जवान दिख रहे हैं जो रस्सियों के सहारे नीचे उतर रहे हैं। भारी मलबे के बीच से कैसे रास्ता बनाया जाए, कैसे लोगों को निकाला जाए, ये सब कुछ इस वक्त हो रहा है। मंजीत, सभी 16 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। अंजना, पिछले 5 घंटे से आईटीबीपी के 200 से ज्यादा जवान और एसडीआरएफ की कई टीमें वहां पर थी जो कि देहरादून से पहुंची थी। और अब करीब 4 से 5 घंटे की मशक्कत के बाद एक टनल को खोलकर करीब 16 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। ये राहत की बात है कि पहली एक जो टनल खुली है उसमें सभी लोग सुरक्षित हैं। 16 लोगों की जानकारी मिल रही है। हालांकि अभी एक और टनल है जिसको खोलने की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन पिछले 5 घंटे की मशक्कत के बाद ये एक टनल को खोला गया है जिसमें से करीब 16 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। और शुरुआत में जब ये हम बादल फटने के बाद जो घटना हुई थी उसके बाद करीब 150 के आसपास इस पूरे इलाके में जो लोग थे वो बह गए थे। उसमें से ये 16 लोग अब बचाए गए हैं टनल को खोलकर। क्या एक और टनल में कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है मंजीत? अंजना, क्योंकि ये बड़ा पावर प्रोजेक्ट है और इसके साथ और भी अंदर कई सुरंगें हैं जिसकी जानकारी जुटाई जा रही है। अभी जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक कुछ और टनल हैं जहां पर लोगों के फंसे होने की आशंका है। लोग फंसे हुए हैं, उनको भी निकालने की कोशिश इस वक्त चल रही है। और करीब 200 से ज्यादा आईटीबीपी के जवान हैं, एसडीआरएफ के भी करीब 50 जवान और मौजूद हैं। दिल्ली से भी कुछ और टीमें वहां पर पहुंच रही हैं। तो अभी वहां पर जो और सबसे खास बात की, ऑफिस के अलावा जो रेजिडेंस का इलाका था एनटीपीसी का, वो तमाम पूरा इलाका वहां से पूरी तरह से बह गया है। अभी जो लोग वहां पर, जो अधिकारी थे, जो कर्मचारी थे, काफी बड़ी संख्या में इस मलबे का शिकार हुए हैं। तो इस लिहाज से वहां पर ये भी पूरी तरह से जानकारी नहीं मिल पा रही है कि और कितनी टनल अंदर लोग फंसे हो सकते हैं। लेकिन जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अभी कुछ और लोग फंसे हो सकते हैं जिनको निकालने की इस वक्त कोशिशें चल रही है। धन्यवाद आपका मंजीत, इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी मंजीत बता रहे थे। आपको हमने दिखाई है तस्वीरें, तबाही की ये 10 तस्वीरें जो पूरी कहानी बयां कर रही हैं। कैसे चमोली में हिमस्खलन हुआ, एक ग्लेशियर टूटकर बहने की वजह से धौली गंगा नदी में सैलाब आया। ऋषि गंगा प्रोजेक्ट में पूरी तरह से तबाही। सैलाब में अलग अलग जगहों पर किस तरह का नुकसान हुआ है। कई गांवों में पानी घुसा है। मौके पर सीएम रावत भी पहुंचे। तपोवन टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन, सभी 16 लोग बचा लिए गए। पानी का तेज बहाव है। राहत में रेस्क्यू टीमें इस वक्त भी लगी हुई है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आइए आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हल्दिया में भाषण दे रहे थे। वो पश्चिम बंगाल के दौरे पर है। इससे पहले वो असम भी गए थे, लेकिन पश्चिम बंगाल के हल्दिया में उन्होंने जब हुंकार भरी चुनावी भी, तो उनकी नजर
उत्तराखंड पर भी थी। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री रावत से, गृह मंत्रालय से लगातार संपर्क में हूं, राहत कार्य चल रहा है और अपने हौसले से उत्तराखंड इस त्रासदी को चित करेगा। आज हम मां गंगा के एक छोर पर है, लेकिन जो मां गंगा का उद्गम स्थल है वो राज्य उत्तराखंड इस समय आपदा का सामना कर रहा है। एक ग्लेशियर टूटने की वजह से वहां नदी का जलस्तर बढ़ गया, नुकसान की खबरें धीरे धीरे आ रही हैं। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत जी, भारत सरकार के गृह मंत्री श्री, एनडीआरएफ के अफसर, उन सबसे निरंतर संपर्क में हूं। वहां पर राहत और बचाव का कार्य पुरजोश करने का प्रयास चल रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। मेडिकल सुविधाओं में कोई कमी न हो, इस पर जोर दिया जा रहा है। वहां 2-1 दिन पहले ही काफी बर्फबारी भी हुई थी। मौसम काफी ठंडा है। लोगों की परेशानी कम से कम करने के लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है। उत्तराखंड में ऐसे परिवार मुश्किल से मिलते हैं जिनका कोई न कोई सदस्य फौज में न हो, यानी वहां के लोगों का हौसला किसी भी आपदा को मात दे सकता है। उत्तराखंड के साहसी लोग के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, बंगाल प्रार्थना कर रहा है, देश प्रार्थना कर रहा है। আমার প্রিয় মা বোন। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर हल्दिया में उत्तराखंड की बात करते हुए उत्तराखंड के जो चमोली में यह कुदरत ने तांडव मचाया है, इस रिपोर्ट में आप देखिए, फिर चर्चा करेंगे, जानकारी लेंगे। सबसे पहले आपको वहां की तस्वीरों के जरिए यह समझाएंगे कि किन परिस्थितियों में यह घटना घटी और इतनी बड़ी आपदा की घड़ी उत्तराखंड के लिए बनी। पानी की धार में चकनाचूर होकर बही जा रही हैं चट्टानें। बहे जा रहे हैं पुल। बह रहा है ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट, बह रहे हैं मकान, बह गए इंसान। बहती जा रही हैं खुशियों की गठरियां। उत्तराखंड के चमोली में कुदरत ने बर्बादी वाली गिरहें एक बार फिर खोल दी है। बर्बादी बनकर टूटा है ग्लेशियर। चमोली का जोशीमठ हमेशा की तरह सर्द था। लोग बेखबर थे कुदरत के इस क्रूर तांडव से। जोशीमठ से 25 किलोमीटर दूर रेड़ी गांव के पास ग्लेशियर टूटा, और ऐसा टूटा कि तोड़ता गया बैराज, तोड़ता गया चट्टानें, तोड़ता गया पावर प्रोजेक्ट, तोड़ता गया घर, तोड़ता गया आस, तोड़ता गया सांस। ग्लेशियर टूटा तो पारावार बहा, और पारावार के विस्तार ने
धौली नदी को आपे से बाहर कर दिया। धौली नदी का पानी आपे से बाहर होकर बंटाधार करने के इरादे से बहा। देखिए, चमोली के मलारी को जोड़ने वाला पुल भी सैलाब में बह गया। एक तरफ हरहराते हुए पानी हाहाकार मचाते हुए आगे बढ़ रहा था, दूसरी ओर लोग भाग रहे थे धार में बह जाने से खुद को बचाने के लिए। जहां बस्तियां थी वो मलबे हो गए, जहां घर थे वो नदियां हो गए। महादेव के मोहल्ले में कुदरत ने तांडव किया है। ये तांडव याद दिलाता है 2013 की। ये तांडव सिहराता है बिल्कुल वैसे जैसे 2013 में तबाही मची थी। इस बार भी आपदा में फंसे हैं लोग। सबकी एक ही पुकार कि हे भगवान बचा लो जान। चमोली से दिलीप सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। वाकई देश भर की प्रार्थनाएं इस वक्त उत्तराखंड के लोगों के साथ, लगातार सरकार की नजर बनी हुई है। आज तक की भी हर पल की खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कैसे सुरंग में 16 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तमाम टीमें मौजूद हैं। सेना की टुकड़ियां रवाना की गई हैं। नेवी के भी वहां पर ऐसे कमांडोज को भेजा जा रहा है जो कि अपनी तरफ से ये कोशिश करेंगे कि अगर डाइव करने की नौबत आए, लोगों की जान बचाने की नौबत आए। हालांकि जलस्तर बताया जा रहा है नियंत्रण में है, लेकिन हर मुमकिन पहल की जा रही है। एम शशिधर रेड्डी जो कि पूर्व वाइस चेयरमैन है एनडीएमए के, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। विवेक कुमार पांडे जी जो कि पीआरओ हैं आईटीबीपी के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर बीके खन्ना पूर्व एडवाइजर एनडीएमए के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विंग कमांडर रिटायर्ड सतीश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरी चर्चा में। एक एक करके हम ये समझने की कोशिश करेंगे इस वक्त की राहत कार्य में क्या चुनौतियां सबसे बड़ी हैं। और आपके साथ शुरुआत करते हुए एम शशिधर रेड्डी साहब, अपने अनुभव से अगर आप बताएं किस तरह की चुनौतियां इस वक्त सबसे बड़ी होंगी और राहत कार्य किस तरह से आगे जा रहा होगा। 16 लोगों को एक सुरंग से सुरक्षित निकाला गया है। आशंका यह है कि ऐसी और भी सुरंगें वहां पर हो सकती है। पहाड़ियों पर आई हुई आपदा की जो घड़ी होती है वो सबसे मुश्किल, क्योंकि हर जगह तक पहुंचना ही अपने आप में एक चुनौती बन जाती है। शशिधर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। पिछले बार 2013 में जब केदारनाथ के ऊपर जिस तरह से भयानक त्रासदी हुई थी, उस वक्त भी ये जानने में बहुत दिक्कत हुई कि कहाँ कौन फंसा हुआ है। काफी दिन लग गए। मैं समझता हूं कि ये इतनी बड़ी आपदा नहीं है, लेकिन पहाड़ी इलाका है, वहां पहुंचने में दिक्कत तो होगी। और लेकिन जो एनडीआरएफ है और आईटीबीपी है, ये पूरी तरह से सक्षम है। पिछले बार भी बहुत ही अच्छा बेहतरीन काम किया था लोगों को बचाने का। और मैं समझता हूं कि एक तो मौसम सही होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा इसकी अहम बात होगी पहाड़ी इलाकों में, क्योंकि वहां पहुंचने में पिछले बार तो एक हेलीकॉप्टर कभी क्रैश हुआ था मौसम सही नहीं होने से। तो ये सब चीजों को सामने रखते हुए एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये जो आ रहा है कि ये आपका ग्लेशियर टूटने से, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि ये ग्लेशियर बनने का मौसम है। अजी ये विंटर है, सर्दियों का मौसम है। ग्लेशियर पिघल के बहने वाली बात नहीं होगी। मैं जहां तक मेरा अनुमान है, पिछले बार जो उत्तराखंड में भी हुआ था वो तो मतलब वो तो समर में हुआ था, गर्मियों में हुआ था, लेकिन उस वक्त भी जोर बारिश की वजह से ये हुआ था। और मैं समझता हूं कि ये क्लाउड बस्ट का जैसा हुआ है। 2010 में लद्दाख में हुआ था, लेह के पास बहुत बड़ा क्लाउड बस्ट हुआ। उसकी जानकारी पूर्व अनुमान लगाना मुश्किल होता है, और कितनी बारिश होती है, इससे क्या नुकसान पहुंचेगा, ये भी, इसका भी अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। तो मैं समझता हूं कि इस तरह की कोई घटना घटी होगी। पहाड़ी इलाके को मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी तो दी गई थी कि बारिश का, लेकिन हम अभी इस लेवल पर नहीं आए। मैं जानता हूं, मैं 2013 में जब ये घटना घटी थी तो हमने काम शुरू किया था कि मौसम विभाग और आईएमडी और सीडब्ल्यूसी के बीच में लगातार कोऑर्डिनेशन हो
और ऐसे इलाकों में जहां पर वार्निंग की सूचना हमें मिलने में या हमारी जो इंस्ट्रूमेंटेशन होती है वहां पर पहुंचने में दिक्कत होती है, और खासकर उत्तराखंड में इस ऐसी व्यवस्था की बहुत जरूरत है और इस को लेकर आगे काम करना बहुत ही जरूरी है। उस वक्त मुझे पूछा गया था कि हमने शुरू किया था कि बातचीत तो शुरू हुई थी, लेकिन फिर बाद में 7 साल गुजर गए, काम कहां तक ये पहुंचा है, जिस लेवल तक पहुंचना है जरूर लगता है कि वहां तक नहीं पहुंचा है। ठीक है रेड्डी साहब, जो सवाल आपने बोला वही मेरे मन में भी आया था। हम लोग लगातार ये सवाल पूछ रहे थे कि फरवरी के महीने में और शुरुआती फेब है ये, ऐसे में एक ग्लेशियर का टूटना और बहना, लेकिन जो तस्वीरें हैं उसमें ना तो बहुत बारिश दिख रही है। केदारनाथ में जब वो घटना घटी थी, क्लाउड बर्स्ट कहा गया था, भारी बारिश, अगर आपको याद हो सर, लगातार बारिश हो रही थी और उसकी वजह से बहुत बड़ी चुनौती आ गई थी रेस्क्यू ऑपरेशंस में। लेकिन आज की जो तस्वीरें वहां की हैं, इन इलाकों में बारिश नहीं हो रही है, कई जगहों पर ठंड बहुत ज्यादा है और बर्फबारी भी कई इलाकों में हुई थी। लेकिन क्या एक बहुत बड़ा हिस्सा, क्योंकि ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा हिस्सा जिसमें बर्फ भी शामिल हो, और वो जैसे ग्लेशियर जिसको कहा जाता है, अगर हम टेक्निकली देखें तो एक बहुत बड़ा नदी का हिस्सा जो कि बर्फ की तरह जमा हुआ हो, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एक हिस्सा रहा हो जो पहाड़ों के साथ, जिसे हम एवलांच कह रहे हैं, हिमस्खलन कह रहे हैं, उस तरह की नौबत आ गई हो? वो आपको लगता है कि फरवरी के शुरुआती दिनों में मुमकिन है? हो भी सकता है, कुछ किस्म का भूस्खलन भी हो सकता है, क्योंकि ये तस्वीरें देखिए ना, आपके सामने जी, अगर मॉनिटर हो सर, मॉनिटर हो, वो जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार, जरा उसको फुल स्क्रीन कीजिए एक बार। ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सर, ये तो पावर प्रोजेक्ट की तस्वीरें हैं। वो जो एक पूरा हिस्सा ऐसे ढहते हुए दिख रहा है, वो वाला हिस्सा दिखाइए। वो जब हम देखते हैं सर, ये देखिए, तो इसको देख के ऐसा लगता है कि एक पूरा हिस्सा आप देखिए पहाड़ के ऊपर से उस तरफ से आ रहा है, और ये देखिए फिर ये जो बहाव हम देख रहे हैं नदी में, और इसमें बड़े बड़े हिस्से आप देखेंगे, ऐसा लगता है कि पहाड़ के टुकड़े या फिर जो वहां पर ग्रीन कवर होगा उसका टुकड़ा मलबे की तरह उसके साथ बहता हुआ दिख रहा है। रेड्डी जी, मैं समझता हूं कि जो पानी का प्रेशर एक बार कहीं कुछ बाढ़ के तरीके से कुछ पानी एकदम बहने लगा, तो ये एलिवेशन इस तरह की होती है, वहां पर ड्रॉप इन एलिवेशन इस तरह की होती है कि उसका फोर्स बहुत ही बड़ा हो जाता है, बहुत ज्यादा फोर्स के साथ में पानी बहने लगता है, और इसके साथ आसपास के सभी एरिया, पिछली बार हमने देखा था किस तरह से हुआ था, मतलब बाद की भी तस्वीरें हमने उत्तराखंड केदारनाथ की रास्ते के वक्त देखा था। ये हो सकता है कि एक साथ, मतलब एक बार पानी बहना शुरू हुआ और उतनी स्पीड के साथ, तेजी के साथ, तो जरूर अपने साथ हर चीज को बहा ले जाता है। जी, आप बने रहिए हमारे साथ अन्य मेहमान भी, विवेक कुमार पांडे जी भी जुड़ गए हैं, आईटीबीपी के पीआरओ हैं। आपके पास में आऊंगी सर, लेकिन उसके बाद जल्दी से एक बार चलते हैं, हमारे सहयोगी जितेंद्र बहादुर सिंह इस वक्त एक बड़ी खबर दे रहे हैं कि बैठक इस वक्त भी जो हाई लेवल की अलग अलग जगहों पर हो रही है ताकि स्थिति पर नियंत्रण रखा जा सके। उत्तराखंड के हालात पर यह बैठक है, कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एनसीएमसी की बैठक, पूरी जानकारी दें जितेंद्र। देखिए अंजना, ये बैठक नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की जो बैठक है वो 4:30 बजे से चल रही है, और लगातार इस बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में की जा रही है। अंजना, इसमें जो उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी हैं वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए हैं और सारी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर ग्लेशियर जो टूटा है और उसमें अब ऑपरेशन किस तरीके से चलाया जा रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से खुद गृह मंत्री ने जो वहां के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं उनसे बातचीत किया, और बातचीत करने के बाद सेंटर से जो भी जरूरत है वो सारा चीज भेजा जा रहा है। जानकारी ये पता चली है कि अब तक 16 लोगों को जो एक टनल में फंसे हुए थे उनको बचा लिया गया है अंजना, और इसके अलावा एक दूसरी भी टनल जो है वहां पर भी कुछ लोगों के फंसे होने की जानकारी है, उसमें भी ऑपरेशन किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आईटीबीपी के जो पर्वतारोही हैं वो क्योंकि जोशीमठ में उस वक्त मौजूद थे तो उनको तुरंत वहां पर भेजा
गया और भेजने के बाद वो लोग राहत एवं बचाव कार्य में लगे हुए हैं और तेजी से जो दूसरी टनल है वहां पर भी काम किया जा रहा है कि किस तरीके से ज्यादा जो लोग हैं उनको बाहर निकाला जाए। एनसीएमसी की जो बैठक है अंजना, इसमें 3-4 जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पर चर्चा की जा रही है कि किस तरीके से अगर एयरफोर्स में की और जरूरत है, हेलीकॉप्टर्स की, सॉर्टीज की अगर जरूरत होगी तो उसको और देना है, उसके लिए किस तरीके से आगे बढ़ना है। आईटीबीपी के डीजी भी इस बैठक में शामिल रहेंगे, जिसमें आईटीबीपी के और ज्यादा अगर जवानों की जरूरत पड़ेगी तो उनको भी भेजा जाएगा। एनडीआरएफ के डीजी भी इस बैठक में है। एनडीआरएफ की टीम जो है वो एयरलिफ्ट कर दी गई है। अंजना, तो पूरा केंद्र सरकार जो है इस पूरी जो आपदा आई है वहां पर जो ग्लेशियर टूटा है उसके लिए नजर बनाए हुए है। खुद गृह मंत्री शाम को जब दिल्ली, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जरा आपको रोक दे। नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक तो चल ही रही है, लेकिन उत्तराखंड हादसे में अब तक 10 शव निकाले गए हैं। उन परिवारों के लिए मुश्किल की घड़ी। कवलजीत संधू हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ गई हैं। अब तक 10 लोगों के शव, औपचारिक रूप से 10 लोगों के मारे जाने की खबर दी जा रही है। कवलजीत जी बिल्कुल, जो कंट्रोल रूम को जानकारी मिली है उस हिसाब से एनडीआरएफ ने हमें जानकारी दी है कि अब तक 10 शव बरामद कर चुके हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो प्राथमिक जानकारी थी उसमें 100-150 लोगों का नाम लिया जा रहा था, लेकिन उस समय की स्थिति कुछ और थी और अब हमें बताया जा रहा है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगभग खत्म होने को है, क्योंकि पानी काफी हद तक रिसीड कर चुका है, यानी पीछे जा चुका है, तो इससे काम आसान हो गया है। अब जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है, जैसे जितेंद्र बहादुर बता रहे थे कि किस तरह से एक जॉइंट एफर्ट है जहां पे इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और बाकी जो एजेंसियां हैं आईटीबीपी को मिलाकर एक साथ मिलकर काम कर रही हैं और गृह मंत्रालय पल पल की जानकारी वहां से ले रहा है और खास तौर पे रिलीफ और रेस्क्यू एफर्ट पे पूरा दम लगाया जा रहा है, क्योंकि ये गोल्डन आवर कहा जाता है कि जैसे ही कुछ आपदा आए उसी समय जितनी मदद हो सकती है तो उसमें जो चांसेस हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के ज्यादा रहते हैं। और अब क्योंकि पानी हट चुका है और एक टनल से लेकर दूसरे टनल हर जगह जाके देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह का पहाड़ था अंजना, आपने भी देखा होगा कि किस तरह से एकदम एक झटके में ही ऐसा लगा कि काफी कुछ बह गया है साथ में। तो उन्होंने कहा है कि एक बार जब पूरी तरह से जांच की जाएगी, चाहे उसको ड्रोन्स लगाने हो या फिर हेलीकॉप्टर्स की मदद करनी हो, बाय फुट जाना हो, इससे सबको देखा जाएगा। और खास तौर पे जिस तरह से बॉडीज रिट्रीव होंगी, अब तक की जो जानकारी मिली है उसमें अब तक 10 शव बरामद किए गए हैं, लेकिन ये टोल बढ़ भी सकता है। हमने जब डीजी उत्तराखंड से सुबह बात की थी, उन्होंने कहा था कि 50 से 100 वो मान के चल रहे हैं, क्योंकि जितनी घटना घटी है उस हिसाब से डिजास्टर काफी हो सकता है। लेकिन अब जो हमें बताया जा रहा है कि इससे कम भी हो सकते हैं फिगर्स, और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल ही रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ। कवलजीत संधू हमारी सहयोगी जानकारी दे रही थी कि कैसे इस वक्त जो 10 लोग हैं उनके शव निकाले गए हैं, उनकी जानकारी दी गई है। कई लोग मिसिंग यानी खोए हुए बताए जा रहे हैं, कई लोगों के बहे होने की आशंका है, लेकिन स्थिति को नियंत्रित इस वक्त करना सबसे बड़ा डर है और कोशिश है इस वक्त कि कैसे स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। एक के बाद एक खबरें आ रही हैं, हम तमाम आपको बता रहे रहेंगे, लेकिन विवेक कुमार पांडे जी, हमने दिखाया कैसे आईटीबीपी के जवान इस वक्त भी जूझ रहे हैं। वो तस्वीरें जरा दिखाइए, वो वीडियो, जैसे आईटीबीपी के जवान रस्सियों से नीचे पहुंच रहे थे और सुरंग में जो 16 लोग फंसे हुए थे उन्होंने सुरक्षित निकाला है। लेकिन और भी कई चुनौतियां, ऐसी और सुरंगें भी हो सकती हैं। सबसे बड़ी आशंका है कई लोगों के बह जाने के भी। किस तरह की जानकारी ऑपरेशंस के बारे में आप देंगे पांडे जी? जब सबसे पहले हमको ये सूचना मिली, जैसा आप लोगों को पता भी होगा, बहुत जोरों की एक, मैं कहूँगा जैसे एक विस्फोट होता है कहीं पहाड़ों पे या पहाड़ टूटता है, वैसी एक आवाज जोशीमठ तक सुनी गई थी, जो लगभग 25 किलोमीटर उस इलाके से। तो ऐसा माना जा सकता है कि वो जो डैम था वो डैम पूरी तरह से टूटा और पानी का बहाव अचानक से बिल्कुल नीचे की तरफ डाउनस्ट्रीम आया। 100 से ज्यादा लोग रोस्टर में थे जो वहाँ काम कर रहे थे, और कई सारे ऐसे लोग थे जो टनल्स में थे। कई सारी टनल्स पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, मेंटेनेंस का काम चल रहा था। लकीली जो लोग टनल के अंदर थे वहाँ चूंकि पानी नहीं था, पहले से पानी बंद था, और जो पानी नीचे से उधर घुसने की स्थिति में होगा तो कुछ मलबा सामने आ गया और अंदर पानी नहीं घुस पाया होगा। तो ऐसे कुछ लोग थे, उनके पास मोबाइल फोन्स भी थे। उन मोबाइल फोन से हमको पता लगा कि वो लोग वहाँ अंदर टनल में मौजूद हैं। लगभग 150 लोगों के मिसिंग होने की संभावना को देखते हुए 250 से 300 लोगों की हमारी एक टीम है, जिसमें कि 3 अलग अलग डिविजन्स करके उनको हम सर्च और रेस्क्यू का काम अभी वहाँ पर कर रहे हैं। आईटीबीपी आपको पता होगा पिछले लगभग 2013 के बाद से हमारी हमारा जो माउंटेनरिंग और बाकी इक्विपमेंट के लिए आरआरसी वगैरह के बारे में हमारी जो तैयारियां रही हैं बहुत ही उत्कृष्ट रही हैं।
और 1 घंटे के अंदर जैसे ही 10 बजे करीब की घटना है, 11 बजे के आसपास हमारी टीम्स वहां पहुंच गई थी। इतना फास्ट हमारा वहां पे रिएक्शन था। इसी वजह से जो अभी टनल से हम निकाल पाए उन लोगों को, मुझे लगता है मुश्किल से 6 घंटे भी नहीं रह पाए वो टनल के अंदर, और हम लोगों ने सक्सेसफुली उनको वहां से निकाल दिया। बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है कि हम इतनी जानें वहां बचा पाए हैं। दुख की बात यह है कि 10 लोगों की जो डेड बॉडी मिली है वो नहीं बच पाए, और हो सकता है और भी हम अभी तलाश कर रहे हैं कि हो सकता है टनल के अंदर कई सारे और भी टनल जो जैसे जैसे लोकेशन हमको वहां पर स्थानीय प्रशासन के द्वारा मिल रहा है, हम वहां तक पहुंच रहे हैं और उसको खोलने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। चुनौतियां ये है कि अभी अंधेरा हो जाएगा 1 घंटे के बाद, उसके बाद हो सकता है कि फ्लड जो हमारे पास रोशनी की स्थितियां, रोशनी के जो इक्विपमेंट्स हैं उसको जला करके हम वो काम को करें। लेकिन ठंड भी है और अंधेरा भी हो जाएगा, तो थोड़ा हो सकता है शाम को दिक्कत आए। हम इसको लगातार कैरी फॉरवर्ड करेंगे, हमारे ट्रूप्स वहां रोटेट होते रहेंगे। और बीइंग द फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन द हिमालयस, मैं बताना चाहूंगा हम लोग पूरी तरह से इक्विप्ड हैं और तैयार हैं। और आने वाले टाइम पे अभी जो 1-2 दिन का समय है बहुत क्रूशियल होगा। हो सकता है हम लोग कुछ और जाने बचा पाएं, और उसके लिए जो रिइंफोर्समेंट की जरूरत होगी, जवानों की जरूरत होगी, इक्विपमेंट की जरूरत होगी, और स्थानीय प्रशासन को जो मदद की आवश्यकता होगी वो आईटीबीपी के माउंटेनियर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे ऑफिसर्स और हमारे जो भी एक्सपर्ट्स हैं वहाँ पे वो मुहैया करवाएंगे, और मुहैया करवाया जा रहा है अभी वहाँ। जी पांडे जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास। इस बीच एक बार बता दें, गृह मंत्री ने खुद ट्वीट किया है, वीडियो भी डाला है और साथ में कहा है कि हम प्रतिबद्ध हैं, लोगों को संकट से बचाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। सरकार और गृह मंत्रालय की तरफ से उनका यह बयान, राहत बचाव काम पर गृह मंत्री की सीधी नजर है। उन्होंने वीडियो भी ट्वीट किया और उसी के साथ ये तमाम बातें कही हैं। पांडे जी, शुरू में आपकी आवाज थोड़ी सी धीमी थी, इसलिए हम चाहेंगे कि एक बार फिर से पूरी जिस तरह से ये आप लोग ऑपरेशंस कर रहे हैं उसके बारे में बताएं, क्योंकि आपदा और तबाही की जगह आपकी कर्म भूमि बनती है, और वहां पर हमारे ये जवान संघर्षरत होकर मुश्किलों का सामना करते हुए रस्सियों से अपनी जान को खतरे में डालकर लोगों की जान बचा रहे हैं। आप बता रहे थे कि कैसे फोन के जरिए पता चला कि कुछ लोग सुरंगों में फंसे हुए हैं, क्या और भी ऐसी सुरंगों की जानकारी है पांडे जी? जी, दो तीन सुरंगें वहाँ पे अलग अलग इलाकों में हैं, और ये सुरंग ऐसी सुरंग थी जहाँ पर कि हमारे को सूचना मिल गई थी कि वहाँ पे लोग फंसे हो सकते हैं। जो स्थानीय प्रशासन है पावर प्रोजेक्ट का, उसकी तरफ से मिल गई थी, और उनके जो टेलीफोन थे, उनके जो मोबाइल फोन्स थे उनके पास, वो उससे हम लोग बात कर पा रहे थे उनसे। उन तक पहुंचने की कार्रवाई के लिए हमारे लिए थोड़ी आसान हो गई थी। जो मड था, जो वहाँ का जो डेब्रीज थी, वो डेब्रीज इतनी ज्यादा थी कि उसने पूरे टनल का जो मुहाना था, जिसको हम स्नाउट बोलते हैं, उसको उसने पूरी तरह से ढक दिया था। लेकिन हम लोगों ने वो हिम्मत नहीं हारी। हमारे पास डिगिंग टूल्स थे, हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी थे, जरूरत पड़ती तो हम वो भी उनको मुहैया करवाते। साथ ही साथ जिस ढंग का डेवास्टेशन था, हमको तो वी आर यूज्ड टू इट। हमारे पास पहले से भी, हम हमेशा से ऐसी, आपको उत्तराखंड का डिजास्टर याद होगा 2013 का, जो इम्प्रोवाइजेशन होता है, जो टूल्स होते हैं हमारे पास, हम उसका बेस्ट यूज करते हैं। आईटीबीपी इसलिए जानी जाती है। हम एक गुरिल्ला फोर्स के तौर पर हिमालय में पिछले 60 सालों से तैनात रहे हैं, और हमको पता है कि कहाँ पर किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, इक्विपमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। और गृह मंत्रालय द्वारा भी हमको लगातार उनसे दिशा निर्देश मिल रहे थे, और खुद ही हमने रिस्पॉन्ड किया वहां पर। जैसी आवाज आई, मैंने बताया अंजना जी की बहुत जोरों की आवाज थी, ऐसी आवाज थी जो 25 किलोमीटर तक सुनाई पड़ी, और ऐसा लगा कि एक बहुत बड़ी अनहोनी हुई है। लेकिन अभी राहत की बात यह है कि पानी काफी कम हो गया है। जोशीमठ पहुंचते पहुंचते डाउनस्ट्रीम में लोगों को काफी अवेयर कर दिया गया है, उनको बता दिया गया है कि आप लोग अपने घरों से बाहर आ जाएं। बहुत लोगों ने नदियों के आसपास घर बनाए। आपको पता होगा पिछले 20-30 सालों में विकास के नाम पे बहुत सारा कुछ ऐसा हो गया है जो डिजास्टर को, मुझे लगता है कि जिससे कि और जो डिजास्टर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नदी अपना रुख बढ़ाती है जब, तो ऐसी स्थितियां आती हैं कि लोग हताहत होते हैं। उन लोगों को हमने वहां से निकालने का काम किया, वहां उन लोगों को बताया गया है। प्रशासन को भी यह बताया गया है कि उनको दूर रखें जो लोग हैं वहां पे। लेकिन अभी संतोष की बात यह है कि जो सबसे ज्यादा जो पीक टाइम था इसका, वो शुरू में ही था, जो 10 मिनट से आधे घंटे की जो स्थिति थी वो था। और अभी जो हमको इनपुट्स मिल रहे हैं, जिसमें कि टनल से लोग निकाले जा रहे हैं और आगे कोई ऐसा डिजास्टर की स्थिति नहीं बन रही है, तो ये लग रहा है कि इसका जो सबसे मैं कहूंगा कि हाई पॉइंट था, जिसमें हमको नुकसान हुआ है, वो निकल चुका है। अब हमारा पूरा फोकस धौली गंगा के उस इलाके में है जहां पर 150 लोगों के गुमशुदा लापता हो जाने की हमारे पास सूचना है। हमारी टीम्स, हमारा रेस्क्यू इक्विपमेंट, हमारे लोग वहां लगे हुए हैं और दिन रात इस ऑपरेशन को करेंगे। हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम स्थानीय प्रशासन को, लोगों को पूरी मदद दे पाए। ये आईटीबीपी की फर्स्ट प्रायोरिटी होगी जोशीमठ के इस आपदा के दौरान।
बिल्कुल, और फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के तौर पर आपके इस काम के सामने देश नतमस्तक है और सलाम करता है। आप बने रहिए हमारे साथ। एक अपडेट अपने दर्शकों को दे दें, क्योंकि जो जानकारी आ रही है बहुत अच्छी नहीं है। सुरंग से लोगों के बच जाने की खबर जाहिर तौर पर हिम्मत पैदा करती है, लेकिन यह खबर दिल तोड़ती है कि ग्लेशियर टूटने से 100 से ज्यादा लोगों के बहने की आशंका बताई जा रही है। 10 शव बरामद कर लिए गए हैं। इसी के साथ राहत कार्य जारी है। यह अच्छी खबर कि एक सुरंग में फंसे सभी 16 लोगों को बचाया गया, जैसा कि आपको बता भी रहे थे पीआरओ विवेक कुमार पांडे जी। सीएम रावत से पल पल की जानकारी प्रधानमंत्री मोदी ले रहे हैं। गृह मंत्रालय से भी वो संपर्क में है। राहत के लिए गाजियाबाद से एनडीआरएफ की 2 टीमें रवाना की गई हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, देखिए ऐसी जगह पर सुरंग का, जैसा उन्होंने बताया कि स्नाउट जो उसका मुंह होता है, वहां पर मलबा बहुत जम जाने की वजह से दिक्कतें आती हैं। लेकिन जो लोग अंदर फंसे हुए थे उनसे मोबाइल फोन पर संपर्क स्थापित था, बातचीत हो पा रही थी, जिसकी वजह से राहत कार्य को अंजाम तक ले जाया गया। सभी 16 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। आईटीबीपी के ये जवान जो आपको दिख रहे हैं, वो मुड़ेंगे तो आप देखेंगे उनके कपड़ों पर भी वहां पर आईटीबीपी लिखा हुआ है। जाहिर तौर पर एक ऐसी फोर्स जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स यानी सबसे पहले ऐसी जगहों पर पहुंचकर राहत कार्य करती है, उनके लिए एक बहुत बड़ा दिन। आप सोचिए कि जब इस तरह की आपदा, कोई बड़ा संकट आता है, तो वो विषम परिस्थितियां उनकी कर्म भूमि बनती है और वहां पर जाकर उन्हें उन मुश्किलों का सामना करके दूसरों की जान बचानी है जो वहां पर फंस गए हैं। लेकिन जिस तरह की ट्रेनिंग और जिस तरह का जज्बा होता है, दोनों को मिलाकर ही ऐसे काम को अंजाम तक ले जाते हैं और फिर उन लोगों की जान बचती है। सोचिए उन 16 परिवारों के लिए कितनी बड़ी राहत की खबर, जिनके अपने वहां फंसे हुए थे और उनके लिए इन जवानों ने ये मुमकिन किया है। हम आपको लेकिन ये भी बता रहे हैं कि लगभग 100 लोगों के बह जाने की आशंका है, क्योंकि जब ये पूरा का पूरा ये हादसा हुआ, अचानक एक बहुत बड़ा हिस्सा आप देख रहे हैं जिस पर अलग अलग राय बन रही है कि क्या ग्लेशियर टूट के गिरा, किन परिस्थितियों में ये विषम परिस्थिति बनी। लेकिन उसके बाद से जो बहाव आप देखते हैं, चाहे वो गंगा सागर प्रोजेक्ट हो, चाहे वो एनटीपीसी का पा प्रोजेक्ट हो, दोनों जगहों पर तबाही मची है और मलबे का एक बहुत बड़ा अंबार जिसको हटाते हुए राहत कार्य में इस वक्त भी सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी टीमें लगी हुई हैं। लेकिन जैसी बात वो कर रहे थे उस पर अब मैं डॉक्टर बीके खन्ना आपके पास आना चाहती हूं कि अब लगभग शाम के 5:10 हो रहे हैं। धीरे धीरे अंधेरा होता चला जाएगा और यहां से मुश्किलें और भी बढ़ेंगी। खन्ना साहब। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि रात के टाइम पे थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाती है रेस्क्यू करने के लिए। पर इसके पहले मैं ये बता दूं, ये टनलों की जो बात कर रहे थे ना आपने, तो जो प्रोजेक्ट होता है ना, जैसे बांध डैम वगैरह है, उसके दोनों साइड के अंदर जो है 2 या 3 टनल रखी जाती है। वो इसलिए रखी जाती है कि अगर यहाँ पर जैसे पीछे जो डैम होता है उससे तो पानी बढ़ जाता है, पीछे से बारिश वगैरह हो जाती है, तो उसके थ्रू राइट और लेफ्ट के थ्रू जो है उसके अंदर पानी को जो है छोड़ दिया जाता है। और उसके अंदर अभी इस टाइम के अंदर लगता है कि वहाँ पर शायद वो रिपेयर वर्क कर रहे होंगे या कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे होंगे, तो इसी वजह से वो टनल जो है आमतौर पर इस साइड से बंद रहती है। तो और जब भी मतलब जो है वो कभी खोलते हैं, जब भी मतलब जब पानी को जो बाहर निकालना होता है, इसी वजह से वो 16 बच्चे जो है बच गए हैं। और बाकी के भी टनल के अंदर हो सकता है वहाँ पर अगर कंस्ट्रक्शन में अब ये काम कर रहे हो मेंटेनेंस के लिए, तो वो भी मतलब जो है उसको भी रेस्क्यू किया जा सकता है, क्योंकि टनलों के अंदर जो है सेफ है। अगर वो मतलब जो है वहाँ से कोई अपना पैनिक नहीं करते हैं। दूसरी बात, अभी रात के टाइम के अंदर जो है ये कार्य तो चलता रहेगा, पर इतनी तेजी से नहीं चलेगा जितनी तेजी से हो जाए। एक पॉइंट आपके ने ये है और शशिधर सर ने भी बताया है कि बहुत ये जो है, क्या ये वाकई एक किस्म से अवलांच जो है ग्लेशियर फटा है या नहीं। मेरा एक और इसके अंदर मत आता है, इसके लिए आप देखा जाए तो ये 2 या 3 दिन पहले अभी बर्फ पड़ी थी, और पिछले जो बर्फ पड़ी उस एरिया के अंदर जो काफी टाइम के बाद में हुई थी, तो इसका मतलब जो पहले की परत पड़ी हुई थी वहां पर, उसके बाद में ये जब परत पड़ी है और पिछले 2 दिन से अंदर आप देखा जाए तो काफी जो है धूप वगैरह आई है, कल भी है, आज के अंदर भी काफी है। चलिए, तो हो सकता है कि उसी वजह से भी मतलब जो पड़ सकता है। हमें क्लाउड बर्स्ट इज वन, तो हो सकता है कि क्लाउड बर्स्ट हुआ जो होता है कि उसी वजह से एकदम इतनी ज्यादा गर्मी रह जाती है कि वो ऊपर वाली जो है नीचे तरीके से जमी नहीं है पूरी इसके लिए। और उस दिन बारिश जो है बर्फ वगैरह है, कम से कम 2-3 फीट पड़ी है वहां पर, तो आप कह सकते हैं कि वो अगर नहीं जमी हुई होगी और ऊपर से कोई हुआ है, कोई ना कोई हो सकता है, कोई धमाका है। हम रहे हैं काफी आर्मी के अंदर, मैं जब रात
कम से कम 34 साल हमने काम किया है। जब भी हम ग्लेशियर के थ्रू जाते हैं तो ग्लेशियर के अंदर हमें कहा जाता है कि आप कोई बातचीत नहीं करें, क्योंकि ग्लेशियर के अंदर जो भी अगर बातचीत करोगे तो उसे हो सकता है, अंदेशा रहता है कि कहीं ये फट ना जाए, इस वजह से करने के जब ग्लेशियर से हम पास करते हैं तो हो सकता है वहां पर कुछ ऐसा हादसा हुआ है जिसकी वजह से मतलब या कोई धमाका वगैरह हुआ जिसके अंदर ये हुआ है। और क्लाउड बस हो सकता है। क्लाउड बस होने के लिए मेरा मतलब अनदर व्यू इज ऑल्सो के ऊपर वाली जो परत है उसके अंदर के लिए जो पिछले उस दिन पड़ी है 2-3 फीट बर्फ है और वो एकदम से जम नहीं सकी है पिछले वाली नीचे वाली परतों के साथ में, और उसके साथ में वो वाली आई है। दूसरा अभी जैसे जो है बता रहे थे कि ITBP ने बहुत अच्छा काम किया, पर एक मैं चीज और बताना चाहूंगा कि अभी हमें बिल्कुल जो है सतर्क रहना है इसी वजह से, क्योंकि मैंने जब बताया है कि अभी एक जो है वो फटा है वहां पर, बाकी के भी तो नेचुरली इफेक्ट हुआ होगा दूसरे वाले ग्लेशियर के अंदर, और वो ऐसा क्या खिसक रहे होंगे तो वो टाइम लगेगा शायद उठने के लिए। तो इसलिए अगले से 24 से 48 घंटे हमें काफी सतर्क रहना चाहिए कि ये नहीं कि हमें सोचें कि अभी खत्म हो गया ना, ये नहीं है। काफी सतर्क कीजिए, हो सकता है कुछ ना हो सकता है कि इसके अंदर जो है ये हमें जो है कुछ एक सामना करना पड़े। सतर्क रहेंगे, मेरे उम्मीद है। बिल्कुल सर, सतर्कता इस वक्त कोई भी लापरवाही का रिस्क मोल नहीं लिया जा सकता है। आप बने रहिए हमारे साथ, विंग कमांडर सतीश शर्मा भी हमारे साथ है, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं दरअसल कि ये तबाही कहां पर हुई है। ये धौलीगंगा नदी आप देख रहे हैं, ग्लेशियर टूटकर आने से यहीं पर जबरदस्त जल भरा हुआ और उसके बाद तेज रफ्तार से ये सब कुछ बहता हुआ आगे बढ़ा। NTPC का पावर प्रोजेक्ट और ऋषिगंगा जो आप देख रहे हैं, ये प्रोजेक्ट, तपोवन बांध, ये दोनों जगहों पर जबरदस्त असर हुआ और फिर बहाव बहुत ज्यादा हुआ, बहुत बड़ा हिस्सा टूटा और दोनों ही पावर प्रोजेक्ट्स पर जहां काम चल रहा था, बांध टूटने की वजह से देखिए किस तरह की तबाही मची है, लोग फंस गए इन जगहों पर। ये देखिए, यही वो पूरा हिस्सा है जो एक्चुअल तस्वीर आप देख रहे हैं, और दूसरा जो मैप है उसके जरिए हमने आपको पूरी तस्वीर समझा दी है। लेकिन सतर्कता रखनी होगी। और विंग कमांडर सतीश शर्मा, अगर आप अपने अनुभव से बताएं कि ऐसी त्रासदी और आपदा के वक्त किस तरह की परिस्थितियां बनती हैं, चुनौतियां क्या होती हैं और सतर्कता कितना महत्वपूर्ण है, और क्या इस वक्त जो राहत कार्य है जो हमारी सेना और वहां पर ITBP तमाम लोग जो कर रहे हैं उसके बारे में क्या जानकारी आप देंगे? अंजना जी, सबसे पहली बात ये होती है कि इसमें एक शॉक, सबसे पहला जिसको सरप्राइज एलिमेंट कह सकते हैं, ये उससे घबराना नहीं चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, सबसे पहली जो बात होती है वो रेस्क्यू ऑपरेशंस होता है, और रेस्क्यू ऑपरेशंस की चीज 2 बातों पर निर्भर करती है कि एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन है वो इस मसले में काम आई है। जैसे कि वहां पर ITBP के अपने जवान काम कर रहे थे और उनके पास मोबाइल थे, दूसरे जो वहां एक तरह से लोकल सिटीजन्स होते हैं उनसे जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन है उसके बेस पर रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत बड़ी मदद मिलती है। नंबर 2, रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद हम उनको एक तरह से रिलीफ स्टेज पर आते हैं, और जो चौथी स्टेज होती है वो रिहेबिलिटेशन की होती है। जब ये 2013 में हुआ था उस समय भी MI-17, जिनको हम यूटिलिटी हैप्टर्स बोलते हैं वायुसेना के, और वो उस समय वी हैड प्रेस्ड इन, उनको हमने इमीडिएटली इसके अंदर प्रेजेंट किया था। आज भी वो सिचुएशन हमारे पास तैयार है और हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है कि वहां पर अप्रोच बहुत बड़ी बात होती है, हिली एरिया में जहां ग्लेशियर हो और इस तरह की त्रासदी हो, तो वो अप्रोच हम हेलीकॉप्टर MI-17 के द्वारा प्रदान कर रहे हैं, और जो हमारी टीमें, जो रेस्क्यू टीम्स वहां पहुंच चुकी हैं वो अपना कार्य कर रही हैं। लेकिन टाइम इज वेरी प्रीमियम, और हमें इसको समझना होगा कि जितनी जल्दी, जितनी शीघ्रता से एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आती है उतना ही हम डैमेज कंट्रोल करने में कामयाब होते हैं। तो ये जो त्रासदी है, इससे इस समय जो एक कोऑर्डिनेशन है राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, ITBP के जो भी यहाँ अधिकारी बात कर रहे हैं, पांडे जी को मैंने सुना, और साथ में जो हमारे NDRF की टीम वहां पहुंच चुकी है, तो ये एक बहुत त्रासदी है। लेकिन ये उस तरह की स्थिति नहीं है कि जिस तरह से 2013 में हुआ था, वो तो एक सुनामी का रूप ले गई थी। लेकिन जैसे कि अभी एक्सपर्ट पांडे जी भी बता रहे थे कि इसका जो इम्पैक्ट है वो इनिशियल आवर्स में ज्यादा होता है और कुछ डिस्टेंस तक होता है। उसके बाद ये नेचुरली आप समझते हैं कि ग्लेशियर के साथ साथ मलबा भी होता है, और ये अनप्रेडिक्टेबल, इसीलिए इसको त्रासदी का नाम देते हैं, इसीलिए प्राकृतिक आपदा है। तो प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन यस,
जब पूरा राष्ट्र इसके साथ हमारे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, सारे रिसोर्सेस हैं और ये राष्ट्रीय स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग हो रही है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यस, दृढ़ता से इसका मुकाबला करने की, और सबसे बड़ी बात जो आती है वो आती है इंफॉर्मेशन को कोलेट करना। अगर रियल टाइम इंफॉर्मेशन कोलेट हो जाती हैं, उतने ही लोगों की जानें बचा पाएंगे और सही टाइम पर बचा पाएंगे। बिल्कुल। एक बार फिर से जरा तस्वीरें दिखाइए, और पांडे जी हैं क्या हमारे साथ? अगर हैं तो दिखाइएगा उनको। ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको एक तो मैप के जरिए पूरा बता रहे हैं कि किन परिस्थितियों में कहां पर ये घटना घटी है, और दूसरा ये रियल तस्वीर देखिए। यहां पर ये तबाही हुई है, जहां पर अचानक बताया जा रहा है ग्लेशियर टूटने की वजह से ये पूरा का पूरा मलबे के साथ ये हिमस्खलन होता हुआ इस धौलीगंगा नदी में पहुंचा, और फिर आगे बढ़ता हुआ ये चला गया एनटीपीसी के इस ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट में, और वहीं पास में तपोवन जो बांध है वो टूटा, और बांध टूटने की वजह से फिर ये लगातार ये आप ये फ्लो देख रहे हैं आप रियल वाली तस्वीर में, और ये है मैप के जरिए जो हम आपको दिखा रहे हैं। बांध टूट गया, और ये देखिए, ये दो खिड़कियों में अगर हम दिखाएंगे तो एक तरफ रियल तस्वीर है और दूसरी तरफ मैप है, जिसमें आप देखेंगे कि कैसे ये पूरा इलाका जिसमें ये मलबा भारी तबाही मचाता हुआ आगे बढ़ता चला गया। आइए आपको सुनाते हैं, क्योंकि कुछ ही देर पहले आपने आईटीबीपी के पीआरओ विवेक कुमार पांडे को भी सुना। वो बता रहे थे कि किस तरह से बहुत बड़ी आवाज वहां पर हुई थी, दूर दूर के इलाकों में सुनाई दी गई थी। चश्मदीद जो मौके पर मौजूद थे वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। तो किसी को कोई पता नहीं होता कब फट जाता है। सिंपली ऐसा हुआ कि ऊपर से जब बहुत भारी साउंड हमको लगा तो गांव वालों ने ऊपर से सीटिया तो हमने देखा कि ऊपर से पत्थर बहुत ऊपर तक जा रहा है मलबा। तो मैंने सभी को बोला कि भागो भागो भागो, सभी चिल्लाने लगे। तो इतने में विद इन 10 सेकेंड ये काम हो गया सर। 10 सेकेंड में इतना मलबा, 40-40 मीटर आप देख रहे हो, चारों साइड आप कैमरा भी घुमा लीजिए, देखो कितना मलबा आया होगा। तो सर यही है, बाकी तो अब मैं कुछ बोल नहीं सकता। नुकसान की बात जहाँ तक है वो बहुत ज़्यादा हो रखा है। जान माल लोकल से लेकर कंपनी में जितने भी लोग थे, बहुत सारे लोग नहीं दिख रहे हैं। अभी 2-4 लोगों को देखा है मैंने इधर कंपनी के, और लोकल लोगों की तो जिन लोगों की अभी तक सूचनाएं हैं हमारे पास 3-4 लोगों की, जो यहाँ पे रेणी ग्राम सभा के अंतर्गत, दोनों ग्राम सभाओं के अंतर्गत 3-4 लोगों की अभी लापता होने की सूचना मिली है हमको। और सुबह मुझे 10:30 पौने 11 बजे करीब सूचना मिली थी पैंग से। हमारे एक बंदे ने फ़ोन किया था मुझे, प्रदीप नाम के लड़के ने, कि भाई यहाँ रोटी का ग्लेशियर टूट गया है और वो ग्लेशियर का मलबा आ रहा है और ये बहुत ज़्यादा तबाही करते हुए आ रहा है। हमने कंपनी वालों को भी सीटी बजा के सूचना देने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने या तो सुना नहीं या वो अनदेखी कर रहे हैं कहकर। कुल कितने लोग होंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर जो कितने काम कर रहे हैं? मुझे लग रहा है 100 से ऊपर ही होंगे, अभी अनुमानित 100 से ऊपर ही होंगे मुझे लगता है। और बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति है यहाँ पर, लोग डरे हुए हैं। अभी तो यहाँ के गांव वाले बहुत ऊंचाई पर चले गए हैं, उधर के गांव वाले भी उधर ऊपरी उसमें रोड में चले गए हैं, और काफ़ी डरावना स्थिति है यहाँ पे। तो चश्मदीद वहां पर जानकारी देते हुए किन परिस्थितियों में उन्होंने देखा सब कुछ और क्या कुछ उनकी आंखों के सामने में उन्होंने देखा है, लेकिन हम तस्वीरें आपको बता रहे हैं और इसी पर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार मैं आपके पास आना चाहती हूँ खन्ना साहब, जो हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। अगर मैं खन्ना साहब आपको ये बताऊं कि ये जो 2 पावर प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर जो तबाही थी, क्योंकि ऑफ गार्ड यहीं पर वो उस धार के राह में रह गए ना, वहां पर जो वर्कर्स काम कर रहे थे वहां पर सबसे ज्यादा ट्रेजेडी की आशंका है, क्योंकि कई लोगों के बहे जाने की, इस पानी की धार में बह जाने की आशंका बनी हुई है, और वो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली खबर है। खन्ना साहब देखिएगा कि इनफैक्ट जब भी उसके ऊपर डैम के ऊपर वगैरह काम करते हैं तो एक तो बीच में होता है जहाँ डैम बोला जाता है, उसके लिए उस डैम के ऊपर जो भी काम कर रहे होंगे, तो जब भाव आया होगा जो सेंट्रल डैम के ऊपर आया है, तो वो जितने भी उसके अंदर अगर आदमी कर रहे होंगे काम के, उनका है कि वो शायद उनके साथ में बह के चले गए हैं, और ज़्यादातर काम उसी तरह पर मेंटेनेंस या कंस्ट्रक्शन का काम जो कर रहे हैं वहीं पर हुआ था। अभी उनको मतलब जो है बॉडी वगैरह को मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर कितने काम कर रहे थे वैसे तो वो तो वही वहाँ पर लोग के बताएंगे कि जैसे कि बताया गया है कि 100
के करीब में है तो हो सकता है। एक चीज मैं इसमें और बताना चाहूंगा कि देखिएगा, जैसे चाहे वो उत्तराखंड के अंदर है या चाहे वो हिमाचल के अंदर या अरुणाचल प्रदेश के अंदर, जितने भी हमारे हिल स्टेट्स वगैरह हैं, ये जो है यहाँ पर ये चेक डैम्स और छोटे छोटे डैम वगैरह बनाना चाहते हैं, बिजली पैदा हो जाए। बिजली पैदा हो जाती है तो उसको बदल जाए ज़्यादा, उससे तो पैसा भी कमाया जा सकता है, क्योंकि वो दे अपना जो नेशनल ग्रिड में दे सकते हैं, दूसरों को बेच सकते हैं। तो वो पर एट द सेम टाइम जहाँ पर भी, तो उसके साथ में जो है सड़कें बन रही हैं, इतनी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उसके साथ में अपने 3-3 फीट होती थी, अभी जो बोला जाए तो 10-10 फीट 15-15 फीट होने चाहिए। तो इसका इफेक्ट क्या हो रहा है? एनवायरनमेंट के ऊपर इफेक्ट करता है। तो इसलिए जो डेवलपमेंट के साथ में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसके साथ में उसका कोई ना कोई तो डिजास्टर इफेक्ट होता है। तो क्या EIA मतलब जो है इसका लिया गया था? नहीं। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, डिजास्टर इम्पैक्ट असेसमेंट कितना लिया गया, क्या उसका इम्प्लीमेंट हमने, जैसे उसके और जो है अगर कहा जाए तो उसके काफी कुछ उसके अंदर कानून बने हुए हैं कि किस तरीके से EIA लेना चाहिए, पर क्या उसकी इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरीके से हुई है या नहीं, इस पर सर्वे करने के लिए तो डेवलपमेंट होनी चाहिए। पर एट द सेम टाइम जो है हमें EIA जो डिजास्टर इम्पैक्ट असेसमेंट दोनों को लेकर करना पड़ेगा, तभी है, ताकि ये फ्यूचर्स के अंदर ऐसे तरीके से ना हो, इसकी वजह से हम किया जा सकता है। और हमें हम यही सोच रहे हैं कि हो सकता है कि वहाँ पर वो बच्चे। एक बार ये तस्वीरें आई हैं, जरा एक बार नाच साउंड के साथ जरा तस्वीरें दिखाते हैं। राहत कार्य की तस्वीरें हैं जो वहां पर लोगों को निकाल रहे थे ITBP के जवान, देखिए। एक बार फिर से हम आपको दिखाएंगे ये तस्वीरें। ये आप पा प्रोजेक्ट की देख रहे हैं, लेकिन जो राहत कार्य किया गया है वहां पर जो तस्वीरें आई हैं ITBP के जवान, देखिए ये पहला वीडियो आया जिसमें वो रस्सियों से नीचे पहुंचे हैं सारे के सारे, और उसके बाद से मलबा हटाने का काम हुआ है जो उसके मुंह पर था बहुत। ये वाला वीडियो देखिए। 16 सर बंद कर। वो बता रहे हैं कि कैसे 16 लोग हैं। और फिर धीरे धीरे करके लोगों को वहां से निकाला गया है। इसमें आप देखेंगे कैसे वो आगे दम लगा के हईशा भी बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसे जगह पर कैसे धीरे धीरे लोगों को खींचकर निकालना है, ये इनकी ट्रेनिंग ऐसे वक्त पर बहुत काम आती है, जिसका जिक्र ITBP के PRO भी कर रहे थे। तो देख रहे हैं आप वहां पर कैसे किसी को बचाने के साथ ही तालियां भी बजती हैं, बहुत मुश्किल। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।